अंतरिक्ष में इंसान की सोच, उसकी कल्पना कहाँ तक जा सकती है। आज हम इसी से जुड़ी दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों को समझेंगे। एक कहानी है नई दुनिया को खोजने की और दूसरी कहानी है एक पूरी दुनिया को हमारे करीब लाने की। तारीख थी 26 फरवरी 2014। इस दिन वैज्ञानिकों ने एक ऐलान किया और वो ऐलान था 715 नए ग्रहों की खोज का। सोचिए, सिर्फ एक घोषणा और रातों रात जितने ग्रह हम तक जानते थे उनकी संख्या लगभग दोगुनी हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक साथ इतने सारे ग्रह खोजे कैसे जा सकते हैं। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है, जो हमें ब्रह्मांड की पहेलियां सुलझाने की दो बिल्कुल अलग पर एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानियों तक ले जाएगी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये कहानी है केपलर स्पेस टेलीस्कोप की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसका मिशन असल में कितना मुश्किल था। देखिए, केपलर टेलीस्कोप, जो अपने समय में अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे बड़ा कैमरा था, वो 1 लाख से भी ज्यादा तारों पर एक साथ नजर रखता है। उसका काम है बस इंतजार करना और देखते रहना कि कब कोई ग्रह किसी तारे के सामने से गुजरे और उसकी हल्की सी परछाई नजर आए। इस तरीके को ट्रांजिट मेथड या पारगमन विधि कहते हैं। होता यह है कि जब कोई ग्रह हमारे और अपने तारे के बीच से गुजरता है तो वो तारे की थोड़ी सी रोशनी रोक लेता है। केपलर इसी बेहद मामूली सी गिरावट को पकड़ता है। लेकिन सिर्फ एक बार रोशनी का कम होना काफी नहीं है। केपलर लगातार उसी तारे को घूरता रहता है, ये पक्का करने के लिए कि ये गिरावट एक नियमित अंतराल पर बार बार हो रही है, जो कि एक ऑर्बिट यानी परिक्रमा का पक्का सबूत होता है। और यहीं से केपलर के वैज्ञानिकों के लिए असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि चमक में दिखने वाली हर गिरावट किसी ग्रह की वजह से हो ये जरूरी नहीं है। मतलब गलत पहचान का खतरा हमेशा बना रहता है। केपलर को धोखा देने का सबसे बड़ा कारण है बाइनरी तारे, यानी दो ऐसे तारे जो एक दूसरे का चक्कर काट रहे हों। जब ये तारे हमारे देखे जा रहे तारे के ठीक पीछे एक दूसरे के सामने आते हैं, तब भी कुल रोशनी कम हो जाती है और ये गिरावट बिल्कुल एक ग्रह के गुजरने जैसा धोखा दे सकती है। तो फिर वैज्ञानिकों ने इस धोखे से पर्दा उठाया कैसे? इसका जवाब किसी और बड़े टेलीस्कोप में नहीं, बल्कि गणित के एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार तरीके में छिपा था। एक ऐसा तरीका जिसने उन्हें एक झटके में सैकड़ों ग्रहों की पुष्टि करने की ताकत दी। इस लाजवाब तकनीक को कहते हैं वेरिफिकेशन बाय मल्टीप्लिसिटी, यानी बहुलता द्वारा सत्यापन। इसे ऐसे समझिए, ग्रह अक्सर झुंड में रहते हैं, ठीक हमारे सौरमंडल की तरह। तो अगर किसी तारे के पास एक ग्रह का संकेत मिलता है तो वहां और भी ग्रह होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाइनरी तारे जैसे धोखेबाज पूरे आकाश में अकेले और इधर-उधर बिखरे होते हैं। और अब देखिए गणित का असली जादू। अगर केपलर को किसी तारे के पास सिर्फ एक उम्मीदवार मिलता है तो उसके असली ग्रह होने की संभावना बस 25% होती है। लेकिन अगर उसी तारे के पास 2 उम्मीदवार दिखें तो संभावना सीधे 30 गुना बढ़ जाती है। और अगर 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवार मिल गए तो ये 50 गुना ज्यादा पक्की हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये सबसे जरूरी बात है, कि अगर केपलर किसी एक ही तारे के चारों ओर 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवार देख ले तो वैज्ञानिक बिना किसी और जांच के 99% यकीन के साथ कह सकते हैं कि वे सभी के सभी असली ग्रह हैं। तो असल में वो 715 ग्रह सिर्फ एक ताकतवर दूरबीन की कामयाबी नहीं थे, बल्कि ये गणित और इंसानी दिमाग की जीत थे। ये एक ऐसा तरीका था जिसने हमें ब्रह्मांड को सिर्फ देखने से आगे बढ़कर उसे समझने की एक नई नज़र दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ समझने तक ही सीमित रहेंगे या ब्रह्मांड को छूने की हिम्मत भी करेंगे? और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और शायद और भी ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा शुरू होता है। दूरबीन से देखने की दुनिया से निकलकर अब हम बात करेंगे एक खगोलीय पिंड को पकड़कर घर लाने की। एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड को पकड़ने की इस दुस्साहसी योजना के पीछे की वजह सच में हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, सिर्फ 500 मीटर की एक चट्टान और उसमें इतनी दौलत छिपी हो सकती है जितनी पूरी इंसानियत ने आज तक जमीन से नहीं निकाली। लेकिन बात सिर्फ कीमती धातुओं की नहीं है, ये चट्टानें भविष्य का खजाना है। इनमें पानी है जिससे रॉकेट का ईंधन बनाया जा सकता है। ये मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने के सपने को हकीकत में बदलने में मदद कर सकती हैं। और हाँ,
हमें इन प्राचीन खगोलीय पिंडों को करीब से जानने का एक ऐसा मौका मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला। तो नासा की ये भव्य योजना आखिर है क्या? ये एक कई सालों तक चलने वाला मिशन है। इसका लक्ष्य है एक एस्टेरॉयड को पकड़कर उसे चांद के चारों ओर एक ऑर्बिट में स्थापित करना। तो इस मिशन का प्लान कुछ ऐसा है। पहले एक रोबोटिक यान लॉन्च होगा जिसके साथ होगी एक बहुत बड़ी पकड़ने वाली थैली। 2 साल के सफर के बाद ये अपने टारगेट एस्टेरॉयड तक पहुंचेगा और उसे पकड़ लेगा। फिर शुरू होगा सबसे लंबा सफर। सोलर पावर की मदद से 2 से 5 साल तक उसे खींचकर चांद की तरफ लाया जाएगा और फिर 2025 तक इंसान खुद उस गोद लिए एस्टेरॉयड पर कदम रखेंगे। और इस एस्टेरॉयड का आखिरी ठिकाना भी तय है। इसे चांद की सतह से करीब 70,000 किलोमीटर ऊपर एक स्थिर ऑर्बिट में, मतलब एक पार्किंग स्पॉट में पार्क किया जाएगा, जहां अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से जाकर इसकी जांच पड़ताल कर सकेंगे। तो जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ देखते हैं, केपलर की गणित वाली खोज और एस्टेरॉयड को पकड़ने की इंजीनियरिंग, तो ये सब हमें इंसानियत के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें बताता है कि हम एक ऐसा ब्रह्मांडीय टूल किट तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ दूर से देखने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ सीधे तौर पर जुड़ने के लिए है। चाहे वो आंकड़ों की ताकत से हो या रॉकेट की ताकत से, हम अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि भागीदार बन रहे हैं। तो जरा सोच कर देखिए, अगर हम एक ही दिन में सैकड़ों नई दुनिया खोज सकते हैं और अंतरिक्ष से एक चट्टान को घर लाने का मंसूबा बना सकते हैं, तो भविष्य में कौन से ब्रह्मांडीय शिखर हमारी पहुंच में होंगे? शायद हमारी कल्पना की सीमा ही एकमात्र सीमा है।